तो जैसा कि हम लोगों ने पहले पार्ट में देख लिया कि अर्ली थ्योरीज में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, जहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ी थी, नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास और दूसरी थी चैम्बरलिन और मोल्टन की थ्योरी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्स के बनने की या इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स या इवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो है, तो उसके बनने की मॉडर्न जो थ्योरीज हैं वो क्या कहती हैं। तो मॉडर्न थ्योरीज की जब हम लोग बात करते हैं, जो ये आधुनिक सिद्धांत हैं, तो इसके अंदर सबसे प्रमुखता जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी और सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी आती है वो है हमारी कौन सी? बिग बैंग थ्योरी, द बिग बैंग थ्योरी। अब इसको बहुत अच्छे से और बहुत शांत मन से इसको समझने की कोशिश करिएगा कि ये क्या है। द बिग बैंग थ्योरी से हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे बना, इसके बारे में बताया गया है। बेसिकली इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि एक हमारे जोग्राफर थे, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एडविन हबल। एडविन हबल साहब ने 1920s में एक चीज़ एक्सप्लेन करी। उसको बोला गया कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। अब देखिए ये भी क्या है, एक हाइपोथेसिस है, ये भी हब्बल साहब की एक परिकल्पना है। वो क्या सोचते हैं, उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन करी इस थ्योरी के अंडर में। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि जो यूनिवर्स है वो क्या है, लगातार एक्सपेंड हो रहा है। इसके लिए अब जैसे इस लाइन को अगर आपको समझना है तो एनसीईआरटी में, हमारे एनसीईआरटी में बेसिक सा बहुत बेसिक एक एग्जांपल दे रखा है। एक बलून का एग्जांपल है, गुब्बारे का एग्जांपल है। उसमें दे रखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई गुब्बारा है, तो वो गुब्बारे में क्या है कि कई सारे ऐसे करके नोटेशंस बना दिए गए, ऐसे साइन बना दिए गए। तो ये जो एक साइन है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये हमारी एक गैलेक्सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। गैलेक्सी का मतलब होता है आकाशगंगा, आकाशगंगा का मतलब होता है तारों का समूह, तारों का समूह। ये क्या होती है, गैलेक्सी होती है। इसको बोलते हैं लम्प्स ऑफ स्टार्स। लम्प्स ऑफ स्टार्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ गैलेक्सी। तो यहाँ पर ये जो बलून है, माफ़ कीजिएगा ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो ये बलून इसको कंसिडर करिए। तो ये जो बलून है इसमें जो क्रॉस का साइन बना हुआ है, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये हमारी गैलेक्सी है। अब क्या हुआ, इस बलून में नीचे से हवा पुश करी जाती है। तो हवा जब इसमें पुश करी जाएगी तो ये बलून जो है इसका साइज़ क्या होगा, ये और एक्सपेंड होगा। तो जैसे जैसे बलून का साइज़ एक्सपेंड होगा तो ये जो नोटेशंस बने हैं ये भी एक्सपेंड हो जाएंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, अब जैसे और अगर इसमें हवा इंसर्ट करी जाएगी, एयर इंसर्ट करी जाएगी, तो इसका साइज और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसके नोटेशंस भी और ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगे। तो पहले देखिए साफ डायग्राम से आपको पता चल रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ के इतना हो गया, फिर वो बढ़ के इतना एक्सपेंड हो गया। तो कहने का मतलब है ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार एक बलून में हवा भरने पर बलून का साइज कंटिन्यूअस बढ़ता जाता है और बलून पे लगे निशान जो हमारे आकाशगंगा को डिनोट करते हैं, उन आकाशगंगा के बीच की जो दूरी है, गैलेक्सीज, डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज, वो भी एक्सपेंड करती जाती है। ठीक उसी प्रकार आज जो हमारा ब्रह्मांड है वो जब से बना है उसमें जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, वो एक दूसरे से एक्सपेंड कर रही हैं। तो इसीलिए इस थ्योरी को क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड कर रहा है। बट यहां दूसरी एक गौर करने वाली बात यह भी है कि देखिए अगर हम लोग बलून का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो बलून में एक और चीज़ यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है। वो क्या है कि बलून में जो हमने क्रॉस का साइन बनाया था, तो जैसे जैसे बलून में हवा भरती जाती है ये क्रॉस का साइन भी अपने आप में बड़ा होता जाता है। प्रैक्टिकली अगर इसको आप करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बलून का जो साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है और इस पर लगे नोटेशंस का साइज़ भी बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब है क्या गैलेक्सी भी अपने आप में एक्सपेंड कर रही है। बट इसका कोई प्रूफ आज तक नहीं मिला है
कि ये जो हमारी गैलेक्सी है, फॉर एग्जांपल जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, जो हमारी आकाशगंगा है, क्या वो भी एक्सपेंड कर रही है? इसका रियल एग्जांपल, इसका रियल प्रूफ जो है वो हमारे पास नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो गुब्बारे का एग्जाम्पल है, जो बलून का एग्जाम्पल है, ये इस चीज़ को तो प्रूफ करता है कि आकाश गंगाओं के बीच, विभिन्न विभिन्न आकाश गंगाओं के बीच की दूरी तो बढ़ रही है, हमारा यूनिवर्स तो एक्सपेंड हो रहा है, परंतु एक आकाश गंगा भी अपने आप में एक्सपेंड हो रही है, ये कहना मुश्किल है। तो ये बलून का एग्जाम्पल जो है, हम इसको बोलते हैं ये पार्शली जो है वो एक्सेप्टेड है, पूरी तरीके से इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बलून का एग्जाम्पल से कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस जो एडविन हब्बल ने दी वो क्या थी। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस जो थी तो वो क्या थी, एडविन हब्बल ने क्या बताया और उन्होंने किस उदाहरण से क्या बताया। तो गुब्बारे के उदाहरण से आपको क्या चीज़ें, क्या निष्कर्ष पे आप पहुंचे हैं, ये चीज़ें आपके माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरी बार हम लोग देखते हैं बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, ये कैसे बताती है कि हमारा यूनिवर्स जो है वो कैसे बना, ये एकदम स्टार्टिंग से बताती है। तो ये भी एक परिकल्पना है, बट इसके कुछ प्रूफ अभी मेरे पास हैं हमारे पास। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक, नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास का कोई प्रूफ नहीं मिलता, बट इसके प्रूफ मिलते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये एक्सेप्टेबल है, ये हमें स्वीकार है, ये जो सिद्धांत है। तो अब इस सिद्धांत के बारे में देखते हैं, क्या ये सिद्धांत कहता है। बहुत ही सरल शब्दों में इसको समझने की कोशिश करिएगा, इस पर बहुत ज़्यादा प्रश्न तो नहीं बनेंगे, परंतु कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो देखिए ध्यान से क्या था, हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें ऐसा कहा गया, द बिग बैंग थ्योरी जो है, ये बिग बैंग परिकल्पना जो है, ये बताती है कि हमारे जो ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है, उसकी स्टार्टिंग हुई थी एक बहुत ही एकांकी परमाणु से। एकांकी परमाणु, इसको बोलते हैं बहुत टिनी, ये हमारी बहुत टिनी बॉल है, बहुत छोटा। इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा एक सिंगल एटम है। इसका दूसरा नाम इसको बोल सकते हैं ये सिंगुलैरिटी है। तो कहीं पर भी ये सारे नाम आप देखते हैं तो वो सब चीजें प्रदर्शित करते हैं केवल एक बिंदु को। इस बिंदु के बारे में देखिए ध्यान से कि ये, इसका नाम दिया जा रहा है एकाकी परमाणु, टिनी बॉल बोल रहे हैं, बहुत छोटा सी बिंदु, सिंगल एटम बोल रहे हैं, सिंगुलैरिटी बोल रहे हैं, सिंगल यूनिट की बात हो रही है। देखिए ये है क्या, आज की डेट में हम जो भी अपने यूनिवर्स में देखते हैं, वो हमारा ग्रह हो, हमारा अर्थ हो, या ये जो 8 प्लैनेट्स हैं, सन है, मेटेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, उल्कापिंड, जो भी आप देखते हो, वो सब, उन सब का मास, एक ह्यूज मास, जितना यूनिवर्स हम जान पाए हैं, जितना हम एक्सप्लोर कर पाए हैं, और जितना हमें एक्सप्लोर करना बचा है, उसके अलावा जितनी आकाश गंगाएं, जितना ब्रह्मांड आप सोच सकते हो, वो सारा ब्रह्मांड एक इस छोटे से बिंदु से उदय हुआ है। उसका जो उद्भव हुआ है वो इस एक छोटे से बिंदु से हुआ है। कहने का मतलब है कि ये जो सिंगुलैरिटी आप देख रहे हो ना, ये जो स्मॉल सा पॉइंट आप देख रहे हो ना, सर्किल शेप में जो पॉइंट मैंने बना रखा है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पूरे ब्रह्मांड का जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो इस जरा से पॉइंट में एकत्रित है। सारे ब्रह्मांड को इस जरा से पॉइंट में इसने समूहित कर रखा है। तो अब देखिए इस ब्रह्मांड का जो वॉल्यूम होगा वो क्या है, क्या वॉल्यूम दिख रहा है आपको? देखिए अभी मैंने इसको ये डॉट बनाया ना, ये मार्कर से मैं इस पे डॉट बना रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे। अब इस डॉट को आप सर्किल बोल सकते हो, इसकी रेडियस निकाल सकते हो, इसका डायमीटर, सरकमफ्रेंस सब कुछ निकाल सकते हो, इसकी विड्थ निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। परंतु जो ये डॉट है, जो ये एक्चुअली में जिसको सिंगुलैरिटी, जिसको एकाकी परमाणु बोल रहे हैं, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, उसकी कोई विमा नहीं है, ना ही इसकी लंबाई है, ना ही चौड़ाई है, ना आप इसको वृत्त बोल सकते हैं, ना स्फेयर बोल सकते हैं, ना इसकी जो है डेप्थ है, ना इसका वॉल्यूम है, कोई डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस एकाकी परमाणु, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है? नथिंग, जीरो वॉल्यूम, कोई वॉल्यूम नहीं है इसका। परंतु इसका मास क्या है? इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा मास, पूरे ब्रह्मांड का मास, द्रव्यमान इसने अपने में कंप्रेस करके छुपाया हुआ है। इसकी बात करें, इसकी डेंसिटी की, इसके घनत्व की बात करें, वो क्या है? इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट डेंस है, इतना ज़्यादा मास अगर एक साथ रखा जाएगा तो उसकी डेंसिटी निकालना क्या पॉसिबल है? हमें जब यही नहीं पता कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें कितने सारे एलिमेंट्स हैं, तो हम इसका डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसकी डेंसिटी क्या है? इनफाइनाइट, इतना ज़्यादा डेंस है ये, आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। कहाँ से निकालेंगे आप इसकी डेंसिटी? जो इतना ज़्यादा कंप्रेस फॉर्म में है, सोचिए उसमें कितना ज़्यादा हाई प्रेशराइज्ड होगा, ये कितना ज़्यादा प्रेशर होगा इसके ऊपर। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका तापमान क्या होगा? इनफाइनाइट। फाइंड ही नहीं कर सकते हम इस पॉइंट का, इस एकांकी परमाणु का क्या तापमान है, हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिए कि इसका वॉल्यूम क्या है, नहीं पता, मास क्या है, इनफाइनाइट, डेंसिटी क्या है, इनफाइनाइट, टेम्परेचर क्या है, इनफाइनाइट। इतनी सारी चीज़ें अपने में छुपाए हुए ये सिंगुलैरिटी एटम जो है, ये एकाकी परमाणु, हमारे पूरे यूनिवर्स का जो उद्भव हुआ है वो इस पॉइंट से हुआ है। अब जो हम अपना आज का यूनिवर्स देखते हैं, जैसा हम आज का अपना यूनिवर्स देखते हैं, तो यहाँ से लेकर और हमारा यूनिवर्स जो आज हम देखते हैं, सन, हमारे उसके चारों तरफ घूमते हुए ये ग्रह, उल्कापिंड, मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, ये सारी चीज़ें कैसे बनी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो जर्नी है, इसकी जो यात्रा है, वो यात्रा हमें बताता है कौन सा सिद्धांत, ये कैसे एक एकांकी परमाणु से इतना बड़ा, इतना ह्यूज यूनिवर्स क्रिएट होता है। इस सिद्धांत को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। आई होप आपको इसकी परिभाषा क्लियर होगी। ठीक, तो अब देखिए ध्यान से, अगर आपको इतनी चीज़ क्लियर है कि ये क्या चीज़ थी एकांकी परमाणु, एक्चुअली में इसका नाम एकांकी क्यों रखा गया था, तो अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सिंगल एटम में एक बहुत बड़ा क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन हुआ तो क्या हुआ कि इस सिंगल मैटर, अब सोचिए इतना सारा मास जो है, इतनी ज़्यादा डेंसिटी वाला कोई ऑब्जेक्ट, और उसमें अगर एक्सप्लोड करोगे आप उसको, उसमें विस्फोट होगा, तो विस्फोट होने के बाद क्या होगा, इसके अंदर जो भी पदार्थ होगा, जो भी मैटर होगा, वो हर डायमेंशन में फैलेगा। जितनी डायमेंशन आप सोच सकते हैं, हर डायमेंशन में वो फैला, और बहुत ही तेज़, जिसको बोलते हैं रैपिड एक्सपेंशन होगा इस बॉडी का। इस छोटी सी बॉडी के अंदर जो भी पदार्थ है वो सब निकल के बाहर आएगा और बहुत तेज़ी से। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि एक्सप्लोजन के जस्ट बाद क्या हुआ, रैपिड एक्सपेंशन। अब ये जो रैपिड एक्सपेंशन हुआ कि इतना तेज़ एक्सपेंड करा है, और ये सारा काम हो रहा है कब, विद इन अ सेकेंड, एक सेकेंड से भी कम समय में, एक सेकेंड, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ये लिखना ज़्यादा सही होगा, एक सेकेंड के अल्पांश से भी कम समय में इतना रैपिडली एक्सपेंशन हुआ है। और उसके बाद क्या है, इसमें रेडिएशन निकला। रेडिएशन निकलने के बाद अब देखिए, रेडिएशन निकला, रेडिएशन से क्या निकली, हमारी एनर्जी निकली। अब एनर्जी निकलेगी तो अभी रेडिएशन होगा, तो हमको पता है, हमने ये चीज़ नेबुलर हाइपोथेसिस में भी डिस्कस करी थी कि जैसे ही कोई बॉडी रेडिएशन एमिट करती है तो वो एनर्जी लूज करती है, एनर्जी लूज करती है तो वो क्या करती है, रेडिएशन होगी तो क्या होगा, एनर्जी लूज होगी, एनर्जी लूज होगी तो क्या होगा, जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो एनर्जी है वो कन्वर्ट किस में होगी, वो कन्वर्ट होगी मैटर में। अब मैटर बनने लगेगा यहाँ पर, और मैटर बनते बनते हम जो आज का यूनिवर्स देखते हैं, तो इस तरीके से यूनिवर्स जो था वो हमारा क्रिएट होगा। जहाँ पर मैटर बन गया तो अब वहाँ पर क्या बनेगा, यूनिवर्स। देखिए ये तो चीज़ है। देखिए एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक टिनी पार्टिकल जो हमारा था उसमें एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन से रैपिड एक्सपेंशन होगा। रैपिड एक्सपेंशन का मतलब है बहुत तेज़ी से एकदम वृहद, जो उसको बोलते हैं विस्तार, वृहद विस्तार होगा इस पदार्थ का, और वहाँ पर होगा रेडिएशन। रेडिएशन से होगी एनर्जी लूज, एनर्जी लूज होगी तो क्या होगा, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और हमको पता है कि अब हमारे जो प्लैनेट्स हैं, जो हमारा स्टार है, वो सब बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो प्रोसेस था, ये तो थ्योरी का एक, जिसको बोलते हैं समराइज वे में एक ये फ्लो चार्ट मैंने आपके सामने बना दिया, जो कि आपकी एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है। अब थोड़ा इसको ना डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं तो हमें बिग बैंग थ्योरी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आई होप आपने नोट कर ली होंगी, नहीं नोट कर ली हैं तो प्लीज़ उसको पीछे जाके और पॉज करके वीडियो इसको नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में ना जो सब चीज़ें लिखी है ना, प्रॉपर्टी सिंगुलैरिटी की, तो ये स्टेटमेंट फॉर्म में आपके पास आ सकता है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। तो ऐसे फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत बेसिक सा है, तो इसमें बेसिक में आपको फंसाया जा सकता है। ठीक है, खैर बात करते हैं यहाँ पर। तो हमने बिग बैंग थ्योरी देख ली किस तरीके से हुआ। अब देखिए ध्यान से,
बिग बैंग का एक डायग्राम है, आप बिग बैंग को गूगल पे सर्च करेंगे ना तो बहुत सारी इमेजेस खुल के आएंगी उसकी सामने। तो हम लोग एक इमेज को ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएंगी चीज़ें क्या हो रही हैं। हमको पता है ये कौन सा हमारा ये टिनी पार्टिकल है, एकांकी परमाणु, जो सिंगुलैरिटी जिसको बोल रहे हैं, बहुत ही सिंगल। पूरी दुनिया का जो मास है पूरे ब्रह्मांड का वो इस छोटे से पार्टिकल में एकत्रित है। इसमें होता है ह्यूज एक्सप्लोजन, इसमें होता है बिग बैंग, इसमें होता है बहुत बड़ा विस्फोट। और विस्फोट के बाद क्या होता है, विस्फोट के बाद देखिए ध्यान से कि जो आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे करके डायग्राम कई सारे देखे होंगे आपने, गूगल पे बने होते हैं। तो देखिए ये दिखा क्या रहा है, ये देखिए ह्यूज एक्सपेंशन है। इसको आप ऐसे समझिए, एक्स वाई एक्सिस पे ग्राफ बना के भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है ये दिखा रहा है साइज ऑफ यूनिवर्स, ये जो एक्स एक्सिस है ये आपको दिखा रहा है एज ऑफ यूनिवर्स। अब देखिए ये हमारा सिंगुलैरिटी एटम है, ये छोटा सा जो है सिंगल एटम है। अब इसमें जैसे ही एक्सप्लोजन होगा, एक और नीचे इसके नीचे टाइमलाइन बना देते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। टाइमलाइन के साथ पढ़ते हैं, हमें बिग बैंग एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। और हाँ, ये सब जानने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एक हाइपोथेसिस है, ठीक है। इसके बारे में अभी भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कुछ चीज़ें हमने प्रूव करी हैं बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स अभी प्रूव होना बाकी है, ठीक है। तो कई सारे मन में आपके प्रश्न आएंगे कि ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, बट पेपर क्वालिफाई करने के लिए हमें एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में गिवन है उस चीज़ों को हमें दिमाग में रख लेना है, ठीक है। तो ज़्यादा पीएचडी करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो देखिए ये जो एक्सिस है ये टाइमलाइन है हमारा, ये टाइमलाइन के थ्रू हम लोग देखेंगे किस तरीके से बिग बैंग में एक्सपेंशन हो रहा है, प्लस हम लोग यहाँ पे भी समझते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टाइम है ये ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग अपना मान के चलते हैं कि ये 0 सेकेंड है। 0 सेकेंड टाइम भी नहीं है उस समय। सबसे बड़ी बात देखिए आप, लंबाई चौड़ाई, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात कर रहे हैं, कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है हमारे ब्रह्मांड में, कुछ है ही नहीं उस समय। तो टाइम भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, कोई यूनिट नहीं है। तो हम टाइम की उत्पत्ति भी कहाँ से मानते हैं? द बिग बैंग थ्योरी से। जितनी यूनिट आप आज की डेट में कैलकुलेट करते हो ना फिजिक्स में, सारी यूनिटों का जो एक ओरिजिन है वो है हमारा बिग बैंग। कब मेरा बिग बैंग हुआ? तो 0 सेकेंड, पहली बार सेकेंड हमने सोचा कब? 0 सेकेंड। 0 सेकेंड पे बिग बैंग में एक्सप्लोजन हो रहा है, इस सिंगुलर एटम में बिग बैंग हुआ। अब देखिए बिग बैंग हुआ और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, देखिए अब ध्यान से, यहाँ से अगर इस डायग्राम को ड्रॉ करूँ मैं तो यहाँ से ऐसे इस तरीके से, और ये भी ऐसे देखिएगा। तो देखिए ये वाला आप इस स्लोप को देखिए, तो ये स्लोप कैसा है? ये स्लोप बहुत ही ज़्यादा एकदम तेज़ी से ऊपर जा रहा है। और ऊपर जाने के बाद टिल इस पॉइंट के बाद आप देखिए, इस पॉइंट के बाद अगर मैं यहाँ से और अच्छे से आपको दिखाऊं, बिग बैंग को हटा दूं, आप समझते रहेंगे इस चीज़ को। तो आप इस पॉइंट के बाद देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पर ये पॉइंट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो आप देखिए इस पॉइंट के बाद इस स्लोप का जो ये जहाँ इसको ऊपर की तरफ जाना था, तो ये अब देखिए एक्स एक्सिस से एकदम पैरेलल हो गया, बहुत स्लोली एक्सपेंड कर रहा है, बहुत स्लोली। और ये भी ऐसा बहुत स्लो एक्सपेंड कर रहा है। तो हम लोग बेसिकली, और ये वाला पॉइंट एक देखिए ध्यान से, और ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट जो है इसका टाइमलाइन हम लोग देख लेते हैं यहाँ से काट के। तो ये वाला पॉइंट जो है, अब देखिए ध्यान से, ये वाला पॉइंट जो है ये है 10⁻36 सेकेंड। 10⁻36 सेकेंड जो है, अब सोचिए 10⁻36 -36 सेकेंड, -30, 1 सेकेंड का बहुत ही कम पार्ट, बहुत ही अल्पांश, फ्रैक्शन लेस। इस पॉइंट से हमारे ब्रह्मांड में, हमारे एक्सप्लोजन में, हमारे ब्रह्मांड के एक्सपेंशन में, विस्तार में एकाएक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखता है, एकाएक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है। इस पॉइंट से एकदम यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, या इसको बोलते हैं रैपिड एक्सपेंशन। इसको अगर हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? हमें दिख रहा है वृहत विस्तार, और वृहत की जगह अच्छी इंग्लिश होगी त्वरित विस्तार। त्वरित विस्तार, सॉरी, अच्छी हिंदी होगी त्वरित विस्तार। तो वृहत को हटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या देखेंगे? त्वरित विस्तार हो रहा है, त्वरित विस्तार। इस पॉइंट से
एकदम त्वरित विस्तार हो रहा है, बहुत तेजी से हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है। और देखिए इस पॉइंट को भी देख लेते हैं ध्यान से, इस पॉइंट की टाइमलाइन देखेंगे तो 10⁻32 सेकेंड इस पॉइंट का मेजरमेंट है, 10⁻32 सेकेंड। देखिए 0 सेकेंड पे एक्सप्लोजन हुआ और 10⁻30 सेकेंड से हमारा जो यूनिवर्स था वो बहुत तेजी से रैपिडली एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ और 10⁻32 सेकेंड तक इतने कम समय में इतना ह्यूज एक्सपेंशन हो गया, इतना ह्यूज एक्सपेंशन हो गया। तो इस पूरी जो ये टाइमलाइन है, इस पूरे इंटरवल को एक नाम दिया जाता है इन्फ्लेशन। ध्यान से देखिएगा, इन्फ्लेशन, ये मुद्रास्फीति से या वो इकोनॉमिक वाली इन्फ्लेशन से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। ये कॉस्मोलॉजी की इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कितना ज़्यादा चढ़ाव। तो इस पूरी टाइमलाइन को 10⁻36 सेकेंड टू 10⁻32 सेकेंड के बीच का जो टाइमलाइन है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन इन कॉस्मोलॉजी, इन्फ्लेशन इन बिग बैंग थ्योरी। तो यहाँ ये वो टाइम है जब हमारे यूनिवर्स ने बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन किया। जितना ह्यूज एक्सपेंशन इस दौरान देखने को मिलता है इन कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, उतना एक्सपेंशन आज तक नहीं मिला। जो 30 अगर आज की टाइमलाइन में बात करूं, मैं करंट की बात करूं तो करंट की टाइमलाइन में अगर यहाँ पर ये समय की टाइमलाइन है तो ये चल रहा है 13.8 बिलियन ईयर्स एगो की बात हो रही है। तो आज की डेट में हम लोग यहाँ पर है, ये है टुडे, ये है करंट सिचुएशन, करंट सिनारियो है, ये 13.8 बिलियन ईयर्स एगो की बात हो रही है। और ये बात तो देखिए इतना ज़्यादा ह्यूज एक्सपेंशन हुआ, तो इस पूरे एक्सपेंशन का नाम बोलते हैं कि हम लोग इन्फ्लेशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो अब इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आगे की चीज़ आपको समझा पाऊँ। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी चीज़ आपको डाउट होता है किसी भी कॉन्सेप्ट में तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक, तो देखिए अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक आगे बढ़े और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा तो एक पॉइंट आया, ये अब आएगा 10⁻⁻1 सेकेंड। 10⁻⁻1 सेकेंड यानी 1 सेकेंड का 10वां भाग, 1/10 सेकेंड हो गया। 10 सेकेंड इस वाली टाइमलाइन की खास बात यह है कि यहाँ पर पूरे यूनिवर्स में पहला जो प्रोटॉन था वो फॉर्म किया गया, फर्स्ट प्रोटॉन फॉर्म। पहला प्रोटॉन पार्टिकल जो था हमारा वो यहाँ पर बना। 0 सेकेंड पे बिग बैंग हुआ है और अभी 1 सेकेंड भी नहीं हो पा रहा है फ्रेंड्स, 1 सेकेंड भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और इतनी सारी घटनाएं ऑलरेडी घटित हो चुकी हैं। हमारा यूनिवर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बन चुका है, फैल चुका है, ये जो सिंगुलैरिटी आइटम था। और 10⁻1 सेकेंड में हमारा पहला प्रोटॉन, हमारे पूरे ब्रह्मांड का पहला प्रोटॉन जो है वो बना। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देखा गया अब देखिए ध्यान से, लॉजिकली थोड़ा सा फिजिक्स में जाइए कि 10⁻1 सेकेंड में प्रोटॉन बना। प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ? पहला प्रोटॉन बना, फर्स्ट प्रोटॉन 1p। और पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो केवल एक प्रोटॉन होल्ड करता है, एक सिंगल एटम होल्ड करता है? वो कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो एटॉमिक नंबर किस चीज़ को डिनोट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर किस चीज़ को दिखाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास किस चीज़ को दिखाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर किसी में एक प्रोटॉन है तो ऑब्वियसली उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। और वो कौन सा एलिमेंट होगा? हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन बन चुका होगा। यहाँ पर जब हाइड्रोजन बन चुका होगा और एक हाइड्रोजन बना होगा तो इसके बाद लगातार नंबर ऑफ हाइड्रोजन तुरंत प्रोड्यूस होते चले गए होंगे। जो जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन तुरंत प्रोड्यूस होते चले गए होंगे तो वो यहीं पर कोलिजन स्टार्ट हो गया होगा उन सब के बीच में, आपस में कई सारे हाइड्रोजन पार्टिकल, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये सब बनते चले जा रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं आपस में? ये क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं। अब जब ये सब कोलिजन होगा, ये भी लाइटर एलिमेंट, ये भी लाइटर एलिमेंट, केमिस्ट्री में चले जाइए, दो लाइटर एलिमेंट जब आपस में कोलाइड करते हैं तो एक हैवी एलिमेंट का प्रोड्यूस होता है। और वो हैवी एलिमेंट कौन सा है? हीलियम।
अगर दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिल रहे हैं तो वो एक नए हैवियर एलिमेंट का प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस एलिमेंट को बोल रहे हैं हीलियम। और बेसिकली ये पूरा प्रिंसिपल क्या है, ये पूरा प्रिंसिपल है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो गई। तो कहने का मतलब है, थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाइए, एप्टीट्यूड लगाइए यहाँ पर कि 10 टू द पावर -1 सेकेंड पे पहला प्रोटॉन बनेगा और उसी के बाद से कहीं ना कहीं नाभिकीय संलयन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गया और न्यूक्लियर फ्यूजन चलता 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 चलता, ये न्यूक्लियर फ्यूजन कब एंड होगा, जैसा बिग बैंग में जैसा कॉन्सेप्ट में समझाया गया है कि अब यहाँ पर 1 सेकेंड होगा, फिर जाके एक टाइमलाइन आएगा 3 सेकेंड, यानी सी 0 से 3 सेकेंड, 10 टू द पावर -1 से 3 सेकेंड। तो कहने का मतलब है 10 टू द पावर -1 के टाइमलाइन पे क्या होगा कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, होप आप समझ जाएंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो स्टार्ट होगा और 3 सेकेंड पे न्यूक्लियर फ्यूजन वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। यानी कि जो इसके बीच का टाइम है आप देख रहे हैं, तो उसमें ही केवल न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ हमारे यूनिवर्स में। न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुआ 10 टू द पावर -1 सेकेंड में और 3 सेकेंड में न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो स्टॉप हो गया। इतनी देर में जो न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, जो रेडिएशन निकला, उसी रेडिएशन का पूरा गेम है। उसी रेडिएशन ने आगे जाके डार्क मैटर, डार्क एनर्जी जो आप सुनते हैं आज की डेट में, वो सारी चीज़ें डेवलप करी। हीलियम, हाइड्रोजन गैसेस डेवलप हुई हमारे यूनिवर्स में और ह्यूज मास नंबर की डेवलप हुई हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोजन और हीलियम गैस का डेवलपमेंट हुआ है विद इन इतने टाइम पीरियड में। तो इसलिए ये ग्राफ को बताना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपके मन में ना ये टाइमलाइन सेट हो गई, आपको दोबारा कभी भी कोई भी बुक खोल के या कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ के बिग बैंग को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी चीज़ को अगर एनालाइज कर लेंगे अपने दिमाग में, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना, तो उसके बाद आपकी सारे दुविधा जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। 3 सेकंड का टाइम हुआ। अब यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 3 सेकंड से पहले ही एक जो एटम था वो बन चुका है। तो 3 सेकंड के पहले हमने देखा कि 10 टू द पावर -1 सेकंड में ही एक प्रोटॉन जो था वो हमारा डेवलप हो गया था। तो इस तरीके से 3 सेकंड तक आते आते हमारा जो पूरा यूनिवर्स था वो डेवलप हो चुका था। और आगे जब बढ़ते हैं, ठीक है, तो एकदम से एक सडनली एक टाइमलाइन आता है जो हमारी एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है। आफ्टर 3 लाख ईयर्स, आफ्टर 3 लाख ईयर्स। इस टाइमलाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको दिख रहा है ये कि नहीं। देखिए ये सब चीज़ें आपने नोट कर ली हैं, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो हम लोग ये टाइमलाइन पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो ये टाइमलाइन किस चीज़ की है, ये है 3 लाख ईयर्स। 3 लाख ईयर्स ये कब से काउंट हो रहा है, 0 सेकेंड से। 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे 3 लाख साल बाद, बिग बैंग की घटना के 3 लाख साल बाद, 3 लाख साल बाद क्या होगा, हमारा जो ये पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स का जो टेम्परेचर है वो दिया हुआ है कि 45,000 डिग्री केल्विन। ये क्या हो गया, ये डिक्रीज़ हो गया। 45,000 डिग्री केल्विन डिक्रीज़ हो जाता है हमारा टेम्परेचर, हमारे यूनिवर्स का टेम्परेचर। जैसे ही ये टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, तो अब ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें। न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसी रिएक्शन है जो अर्थ पे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अप्रॉक्सीमेट 10 टू द पावर 7 केल्विन, इतना आपको मिनिमम टेम्परेचर चाहिए एक न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर 10 टू द पावर -1 सेकेंड में यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस सिंगुलैरिटी एटम के एक्सप्लोजन के बाद, एक्सप्लोजन से ऑब्वियसली कोई रेडिएशन निकला होगा और उस रेडिएशन का बहुत हाई टेम्परेचर होगा। वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा कि उस टेम्परेचर
पहला टेम्परेचर तो वो हुआ जो इस एक्सप्लोजन से निकला, उस एक्सप्लोजन से जो हीट निकली वो टेम्परेचर आप देख लो। दूसरा टेम्परेचर जब यहाँ पर 10⁻⁻1 सेकेंड में हाइड्रोजन का निर्माण होता है और ये हाइड्रोजन पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, ये आपस में कोलिजन से, इनके कोलिजन से जो एनर्जी डेवलप होती है, देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कैसी होती है। ऐसे अगर इसको समझने की कोशिश करें कि 1H1 इसको समझें तो 2He, ये कितना हो गया 2, और ये कितना, यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगी एनर्जी। सन की न्यूक्लियर फ्यूजन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन जनरल आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली में तो न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे तो उसमें 4 हाइड्रोजन पार्टिकल्स जो हैं आपस में मिलते हैं। तो अभी इस पार्टिकल देखो तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी प्लस इस एक्सप्लोजन की एनर्जी, वो दोनों एनर्जी मिलेंगी तो जाके यहाँ पर कितनी ज़्यादा मात्रा का टेम्परेचर हो चुका होगा। यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते यहाँ पर कितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। इतने पूरे टेम्परेचर में इतना रेडिएशन होगा। अभी आप इस इमेज को गूगल करके देखोगे तो यहाँ से लेकर ये थोड़ा सा ऐसा लाइट ऑरेंज कलर में आता है, और फिर जैसे ही ये इन्फ्लेशन स्टार्ट होता है तो ये डार्क ऑरेंज कलर में आता है, एकदम रेडिश कलर में। रेडिश कलर का मतलब है यहाँ पर चारों तरफ कहीं पर भी आप देख रहे हो आपको एकदम ऑरेंज या रेड, डार्क रेड कलर दिखाई दे रहा है। डार्क रेड का मतलब है कि ह्यूज रेडिएशन आपको चारों तरफ फील हो रहा है, चारों तरफ आपको टेम्परेचर, रेडिएशन, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। हर तरफ ऊष्मा ही ऊष्मा है, उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा, सब कुछ इनविजिबल हो चुका है। डार्क मैटर पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पर मैटर हैं, कहाँ पर गैसेस हैं, कुछ नहीं, सिर्फ हमें रेडिएशन दिख रही है। जब हम 3 लाख साल बाद की बात करते हैं, 3 लाख साल बीत जाते हैं, जब हमारे एटमॉस्फेयर का, जब हमारे यूनिवर्स का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर गलत वर्ड है, जब हमारे यूनिवर्स का टेम्परेचर 45,000 केल्विन डाउन हो जाता है, ये भी बहुत ह्यूज अमाउंट है, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो जब इतना, अब सोचो यार 3 सेकंड पे न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म होगा। अब शुरू के 3 सेकंड से लेकर 3 लाख साल बाद अगर तुम 3 लाख साल को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो एवोगैड्रो नंबर से ज़्यादा की क्वांटिटी तुम्हें मिल जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो जब बहुत ज़्यादा इतने ह्यूज टाइम पीरियड में हमारा जो यूनिवर्स है उसका ये जो रेडिएशन है ये तो डिम होगा ना, रेडिएशन तो लॉस होगा ना। जब रेडिएशन हो रहा है तो एनर्जी लॉस हो रहा है, और अब वही एनर्जी लॉस किस में, वही एनर्जी जो है वो किस में बदल रही है, मैटर में। मैटर का क्या मतलब है, डार्क मैटर, डस्ट पार्टिकल्स। अब 3 लाख साल बाद जब टेम्परेचर डाउन हुआ तो रेडिएशन चारों तरफ से कम हो रहा है, अब थोड़ा सा ये जो रेडिश है वो सब कम हो रहा है। अब जब रेडिश कम हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि डार्क मैटर आ रहा है। डार्क का मतलब क्या है, काला, इसे डार्क मत समझिएगा, ब्लैक इज अ कलर, डार्क इज अ नॉट अ कलर। अगर आप अपने यूनिवर्स को बोलते हो कि यार वो ब्लैक है तो ये गलत वर्ड है, वो डार्क है। डार्क एक अलग डायमेंशन है, डार्क एक अपने आप में अलग टर्मिनोलॉजी बनाई गई है स्पेस के टर्म्स में। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ का गार्बेज होता है, कूड़ा कचरा जो भी गार्बेज बोलते हैं, स्पेस के टर्म्स में गार्बेज क्या बोलते हैं, डेब्री। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे काले रंग को जो नहीं दिखता, जो हमारी आंखों तक नहीं आ पाता, देखिए लाल रंग को हम देख पाते हैं क्योंकि वो हमारे आंखों पे पड़ता तो हम पहचान लेते हैं कि यार ये रेड है, ये वाइट है, ये ग्रीन है। बट ब्लैक से कोई भी लाइट हमारे आंखों पे रिफ्लेक्ट होकर नहीं आती है तो वो चीज़ हमें नहीं दिखती, तो हम उस कलर को हमने अर्थ पे नाम दे रखा है ब्लैक। बट एक्चुअली में स्पेस की बात करेंगे, यूनिवर्स की बात करेंगे तो वहाँ पे ब्लैक जैसी कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पर जो चीज़ हम नहीं देख पा रहे हैं वो है डार्क। तो 3 लाख साल बाद जब टेम्परेचर इतना डाउन होगा, तब जब रेडिएशन कम हुआ, जब चारों तरफ से रेडिश और ऑरेंज ये सब चीज़ें हटी, एनर्जी कम हुई, टेम्परेचर कम हुआ, रेडिएशन हटा, तो हमें दिखने लगा हमारा मैटर, हमें दिखने लगे प्लैनेट्स, हमें दिखने लगा हमारा मैटर। तो हम लोग बोलते हैं कि आफ्टर 3 लाख ईयर्स के बाद जो था वो हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसा हो गया, विजिबल हो गया, अब दृश्य हो गया। इसके पहले तक पूरा यूनिवर्स कैसा था, एक डार्क एज में थे। वो डार्क एज का मतलब ये है, डार्क से मतलब ये है कि हम लोग रेडिएशन इतनी ज़्यादा थी कि उसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं दिखता था। जैसे ही 3 लाख साल बात करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ मैटर दिखने लगे, कुछ गैसेस के नेबुलास दिख रहे हैं। यहाँ पर ये नेबुला दिख रहा है, यहाँ पर ये नेबुला दिख रहा है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखने लगी। तो पूछा जाएगा कि हमें हमारा यूनिवर्स कब विजिबल हुआ। देखिए ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजिबल इन टर्म्स ऑफ स्पेस। तो वो है आफ्टर 3 लाख ईयर्स। और ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू द लॉस ऑफ टेम्परेचर, दिस टेंडिंग टू
लॉस ऑफ रेडिएशन is equals to energy convert into a large amount of matter, so the space will become visible. तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग ये तो 13.8 बिलियन क्या लिख रखा है मैंने कि ये आज का टाइम है। अगर इसी टाइमलाइन को आगे बढ़ाएंगे तो एक टाइम आपके पास आएगा यहाँ पर कि कुछ 5 बिलियन ईयर्स एगो, 5 बिलियन, तो यहाँ पर स्टार जो हमारे हैं, जो हमारे स्टार हैं, जैसा हमारा सन एक स्टार है, तो जितने भी हमारे यूनिवर्स में जो स्टार हैं वो सब फॉर्म हुए, वो सब कब फॉर्म हुए हैं? बिग बैंग से 0 सेकेंड से 5 बिलियन ईयर्स पे। तो इतने डिस्टेंस पे हमारे जो स्टार थे वो फॉर्म हुए। तो बेसिकली ये मैं चीज़ें आपको बता दूंगा जब हम लोग पढ़ लेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टार। तो ये पूरी जो कथा थी, ये पूरी जो कहानी थी वो थी बिग बैंग की। देखिए ये जो ग्राफ मैंने आपको बताया था, तो ये जो इन्फ्लेशन को समझाने के लिए ग्राफ था कि अगर आप इसको 0 सेकेंड ले रहे हैं तो 0 सेकेंड से ऐसे उठा कोई चीज़ और ये ह्यूज एक्सपेंशन हुआ और फिर ये जाके चीज़ें शांत हो गई। तो अगर यहाँ की बात करें, एक ये पॉइंट ले लें और एक छोटा सा ये पॉइंट ले लेते हैं, तो ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, तो ये देखिए अगर ये साइज़ ऑफ यूनिवर्स है तो साइज़ ऑफ यूनिवर्स देखिए तुरंत बढ़ रहा है। ये स्लोप देखिए तुरंत एकदम कैसा हो रहा है, एकदम पूरा ऐसा वर्टिकली शो हो रहा है। तो ये वाला जो एक ये वाला देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, तो अगर इस पॉइंट को यहाँ पर ये पॉइंट देखिए तो एज ऑफ यूनिवर्स की एज उतनी नहीं हुई जितना कि उसका एक्सपेंशन हो गया, और इतनी शॉर्ट एज में। और फिर उसके बाद यही एक्सपेंशन क्या हो गया, ये एक्सपेंशन की जो स्पीड थी वो स्लो हो गई। तो इस इन्फ्लेशन के टाइम के बाद जो हमारा यूनिवर्स है उसकी जो एक्सपेंशन की स्पीड थी वो स्लो होती गई। इसी चीज़ को हम लोगों ने इसके पहले वाले में देखा था जहाँ पर लिखा हुआ था कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। तो आज भी हमारा जो यूनिवर्स है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है। एक गैलेक्सी जो है वो दूसरी गैलेक्सी से दूर जा रही है, परंतु हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, ऐसे कोई एविडेंस नहीं है कि हम बता सकें कि एक गैलेक्सी के अंदर भी एक्सपेंशन हो रहा है। ये चीज़ आई होप समझ में आ रही होगी आपको। तो ये पूरी जो थ्योरी थी, ये मॉडर्न थ्योरी थी किस चीज़ की? द बिग बैंग थ्योरी, द बिग बैंग थ्योरी।